हॉलीवुड के इंडियाना जोन्स को तो सब जानते ही हैं। मेरा मतलब है, जब भी किसी प्राचीन खजाने की खोज का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, वो ही एक हैट पहना हुआ खोजकर्ता। बिल्कुल। हाथ में चाबुक लिए हुए, जो किसी रहस्यमयी गुफा में जाकर पुरानी मूर्तियां या कलाकृतियां ढूंढ रहा हो। हम अक्सर इतिहास को एक ऐसी चीज मानते हैं जो बस जमीन के नीचे दबी हुई है। जिसे खोद कर निकाला जाना चाहिए और म्यूजियम के कांच के पीछे सजा देना चाहिए। सही कहा। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में, मतलब इस चर्चा में, हम जिन दस्तावेजों और शोध का अध्ययन कर रहे हैं वे एक ऐसे शख्सियत की कहानी बताते हैं जिन्हें अगर मैं कहूं तो गुजराती लोक संस्कृति का अकादमिक इंडियाना जोन्स कहा जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तुलना है। हाँ, बस एक बड़ा फर्क है। उन्होंने अपने हाथ में कोई चाबुक नहीं उठाया था। उनके हाथ में था एक भारी भरकम ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर। और वे जमीन नहीं खोद रहे थे, बल्कि गांव की कच्ची पगडंडियों पर जाकर अपनी सभ्यता के उस खजाने को रिकॉर्ड कर रहे थे जो बस कुछ ही सालों में लोगों की यादों से हमेशा के लिए मिटने वाला था। ये तुलना वास्तव में स्थिति को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। हम आज डॉक्टर अमृत पटेल के कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं और मैं बता दूं, उन्हें उनकी इसी अथक खोज के कारण उत्तर गुजरात का मेघाणी कहा जाता है। उत्तर गुजरात का मेघाणी, क्या बात है। तो आज हमारे पास स्रोत के तौर पर क्या क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें उनकी जीवनी है, लोक साहित्य पर उनका विशाल शोध है और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कई प्रमाणिक दस्तावेज शामिल हैं। तो मतलब आज का हमारा मिशन सिर्फ उनके काम की लिस्ट गिनाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने बिना किसी बड़ी संस्था के अपने जुनून के बलबूते विलुप्त हो रही मौखिक परंपराओं, गीतों और इतिहास को बचाया और कैसे प्राचीन वैदिक काल की जड़ों को आज की डिजिटल दुनिया, मतलब यूट्यूब और क्यूआर कोड के साथ इतनी मजबूती से जोड़ दिया। ये तो सच में कमाल की बात है। लेकिन देखिए, कोई भी इतनी बड़ी और असाधारण यात्रा अचानक तो शुरू नहीं होती। अगर हम डॉक्टर पटेल के शुरुआती जीवन के दस्तावेजों पर नजर डालें तो 7 दिसंबर 1956 को उनका जन्म हुआ था। मेहसाणा जिले के सुनोक गांव में। हाँ, जो उनका ननिहाल था। लेकिन उनका मूल वतन था ऊंझा तालुका का मख्तोपुर गांव। दस्तावेजों में लिखा है कि वे नाना बार कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा था कि इस शब्द को थोड़ा स्पष्ट कर लिया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये नाना बार कड़वा पाटीदार समाज आखिर क्या है और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, उत्तर गुजरात में पाटीदार समाज मुख्य रूप से खेती और कृषि आधारित व्यवस्थाओं से जुड़ा रहा है। ये जो शब्द है ना, नानाबार, ये दरअसल गांव के एक विशिष्ट समूह या कहें कि एक भौगोलिक विभाजन को दर्शाता है। अच्छा, मतलब एक खास इलाका। बिल्कुल। और कड़वा पाटीदार उस कृषक समुदाय की पहचान है जिसका पूरा जीवन जमीन, बारिश और ऋतुओं के चक्र के इर्द गिर्द घूमता है। इस समाज की कुछ बहुत बड़ी खासियतें रही हैं, जैसे कठोर परिश्रम, शिक्षा के प्रति झुकाव और समाज सेवा। मेहनत और पढ़ाई दोनों। हाँ, और डॉक्टर पटेल के जीवन को समझने के लिए हमें उनके पारिवारिक संघर्ष को देखना होगा। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता परशुत्तम दास का कैंसर के कारण निधन हो गया था। ओहो, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, तो घर की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी और कम उम्र में ही एक बहुत बड़ा बोझ उनके छोटे से कंधों पर आ गया था। और यहीं से दस्तावेज एक बहुत ही रोचक विरोधाभास दिखाते हैं। मतलब मैंने पढ़ा कि उनका बचपन दो एकदम अलग दुनियाओं के बीच बटा हुआ था। हाँ, वो सरसपुर वाला हिस्सा है ना? एकदम सही। एक तरफ अहमदाबाद का सरसपुर इलाका था जहां उन्होंने अपना कुछ समय बिताया। अब 1950 और 60 के दशक में सरसपुर गुजराती संस्कृति, मिल मजदूरों की ऊर्जा और नवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे भव्य शहरी उत्सवों का केंद्र हुआ करता था। एकदम जीवंत माहौल। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब वे अपने मकतुबपुर गांव लौटते तो वहां का सादा जीवन होता था। वहां उनकी माता रईबा खेती संभालती थी और अमृत भाई खुद खेतों में उनकी मदद करते थे। और वहाँ की वो गहरी ग्रामीण धार्मिक परंपराएं भी थीं, जैसे उमिया माता की उपासना। हाँ, तो ये दोनों परिवेश एकदम अलग थे। और इन्हीं दोनों परिवेशों ने उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा असर डाला। एक तरफ शहर की सामूहिक और भव्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति थी और दूसरी तरफ गांव की शांत लेकिन गहरी जड़ों वाली मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। मतलब जब इंसान खेतों में दिन रात पसीना बहा रहा हो, परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी सिर पर हो, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ यथार्थवादी पेशों पर होता है ना? स्वाभाविक सी बात है।
रोटी कपड़ा सबसे पहले आता है। वही तो, लोग अक्सर ऐसे हालात में कला, साहित्य, रिसर्च से कोसों दूर हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि खेती के काम में माँ का हाथ बटाते हुए उसी माहौल में उन्होंने 1985 में गर्मियों में गाए जाने वाले सामूहिक लोकगीतों पर अपना पीएचडी पूरा कर लिया? मतलब ये तो एक संघर्षरत किसान के स्वाभाविक कदम से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने वाली बात लगती है। पहली नजर में ये एक विरोधाभास लगता जरूर है, लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर पटेल के मामले में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने खेती और ग्रामीण जीवन को अपने अकादमिक शोध के रास्ते की रुकावट माना ही नहीं। इसकी बजाय जिस माहौल में वे जी रहे थे, खेत, पगडंडियां, कुएं और मौसम के साथ बदलते सामूहिक लोकगीत, वही उनकी सबसे बड़ी लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला बन गई। क्या बात है! मतलब जहां लोग काम से थक जाते हैं वो वहां रिसर्च कर रहे थे। बिल्कुल। जब वे खेतों में काम करते थे तो वो सिर्फ फसल नहीं काट रहे होते थे, वे उन महिलाओं और किसानों को बहुत ध्यान से सुन रहे होते थे जो अपनी थकान मिटाने के लिए लोकगीत गाते थे। अरे वाह! उनका पीएचडी शोध किसी एयर कंडीशन लाइब्रेरी में बैठकर नहीं हुआ था, बल्कि मकतुबपुर गांव के मौखिक लोक साहित्य पर ही आधारित था। उन्होंने अपने संघर्ष से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसी जीवन को एक एकेडमिक दस्तावेज में बदल दिया। इसे कहते हैं जमीनी हकीकत को ज्ञान में बदलना। और मुझे लगता है इसी जुड़ाव ने उनके पेशेवर जीवन को भी आकार दिया होगा। बिल्कुल दिया। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में 32 साल का लंबा करियर बिताया। 1999 से लेकर 2019 तक, यानी पूरे 20 साल तक वे विजापुर, पलासर और डीसा के अलग-अलग कॉलेजों में प्रिंसिपल रहे। 20 साल तक प्रिंसिपल रहना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उनके काम करने का तरीका किसी आम प्रशासक या बाबू जैसा नहीं था। इनोवेशन। एकदम। कॉलेज कैंपस में संस्कृत नाटकों के जरिए वैदिक आश्रम जैसी परंपरा शुरू की। और खैरालू कॉलेज में तो उत्तर गुजरात की स्थापत्य विरासत को दिखाने के लिए 104 प्राचीन शिल्पों का एक पूरा म्यूजियम ही खड़ा कर दिया। ये सारे कदम दिखाते हैं कि वे शिक्षा को सिर्फ ब्लैक बोर्ड, किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। हाँ, वो किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते थे किसी को। बिल्कुल, वे छात्रों को अपनी संस्कृति का सीधा अनुभव देना चाहते थे। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या ऐतिहासिक कार्य माना जाता है, वो 1981 से 1990 के बीच हुआ। ओह हाँ, और व्यक्तिगत रूप से मुझे यह हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। 1981 से 1990 के बीच बिना किसी बड़े सरकारी फंड या ग्रांट के उन्होंने अपने ही खर्चे पर गांव-गांव की यात्राएं की। अपने पैसों से? हाँ। और क्या उन्होंने 1200 से अधिक लोकगीत और 120 लोक कथाओं को ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किया। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल क्लाउड के दौर से दशकों पहले उन्होंने गुजराती लोक संगीत का अपना एक स्पॉटिफाई बना डाला था। हाँ, स्पॉटिफाई वाली ये उपमा बहुत ही सटीक है। लेकिन जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 80 के दशक में गांव-गांव जाके रिकॉर्डिंग करना कोई आसान काम थोड़ी था। बिल्कुल नहीं। आज की तरह फोन तो थे नहीं। वही तो, भारी भरकम टेप रिकॉर्डर उठाना, बैटरियों का इंतजाम करना और सबसे बड़ी बात, गांव के सीधे साधे लोगों को एक लोहे के अजीब से माइक्रोफोन के सामने गाने के लिए राजी करना। लोग तो डर जाते होंगे। बहुत हिचकिचाते थे लोग। डॉक्टर पटेल को उनके साथ बैठना पड़ता था, उनका भरोसा जीतना पड़ता था। और इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 1981 से 1983 के बीच के 3 सालों में ही उन्होंने 885 लोक गीतों को रिकॉर्ड कर लिया था। 885 गीत सिर्फ 3 साल में। लेकिन देखिए, गीत रिकॉर्ड करना एक बात है, क्या महज कैसेट भरने को हम वैज्ञानिक शोध कह सकते हैं? ये एक वैलिड सवाल है। मेरा मतलब है, इतिहासकार या जो अकादमिक दुनिया के बड़े-बड़े लोग हैं, वो तो इसे किसी शौकिया इंसान का हॉबी कलेक्शन मानकर खारिज कर सकते थे ना। इसे एक गंभीर दस्तावेज कैसे माना गया? यहीं पर उनका अकादमिक दिमाग काम आया। उन्होंने सिर्फ कैसेट नहीं भरे, उन्होंने एक दूरदर्शी आर्काइविस्ट यानी अभिलेखपाल की तरह काम किया। उन्होंने इन गीतों का बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से क्लासिफिकेशन किया। उनका मानना था कि लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे समाज का पूरा दर्पण है। क्लासिफिकेशन से आपका मतलब? क्या उन्होंने ने विषयों या मौकों के आधार पर बांटा? जी बिल्कुल। उन्होंने देखा कि हर अवसर का एक अलग गीत है। उदाहरण के लिए उनकी एक किताब है कंकुरे वायु, उसमें उन्होंने 147 गीत संकलित किए। फिर मेहंदी लाल गुलाल में 180 गीत रखे। नाम से ही लग रहा है कि ये किसी खास मौके के गीत हैं। हाँ, जैसे झमरक देवड़ों में उन्होंने विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 189 गीतों को एक साथ रखा।
इसी तरह आपनो उपेक्षित वारसों में उन्होंने बाल गीत, राम गीत और ऐसी विधाओं का संकलन किया जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। इन 5 किताबों में कुल मिलाकर 825 लोकगीत प्रकाशित हुए। मतलब जो ऑडियो खजाना था उसे उन्होंने लिखित रूप भी दे दिया। एकदम सही। अच्छा, यहाँ दस्तावेजों में एक और शब्द आता है जिसे शायद सभी सुनने वाले ना समझें। रासड़ों, ये क्या होता है? रासड़ो या रास गरबा ये गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का प्रकार है। इसमें लोग एक गोल घेरे में घूमते हुए तालियों या डांडिया के साथ गीत गाते हैं। अच्छा, गरबा तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक नाच नहीं है। इसके गीतों में इतिहास, पौराणिक कथाएं और गहरे सामाजिक संदेश छिपे होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर पटेल इन पारंपरिक रासड़ों और गीतों को सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों में दफन नहीं होने देना चाहते थे। हाँ, उन्होंने तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने गुजरात साहित्य अकादमी के साथ मिलकर मुंह तो ढोले रमूं नाम की एक असाधारण पुस्तक प्रकाशित की। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? QR कोड्स है ना? हाँ, इस किताब में छपे गीतों के साथ QR कोड दिए गए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ते हुए बस अपना स्मार्टफोन निकाले, वो कोड स्कैन करे और सीधा 1980 के दशक में किसी गांव में रिकॉर्ड की गई उस असली कच्ची आवाज को सुन सकता है। उन्होंने अपने खजाने में से 365 गानों को YouTube पर भी अपलोड किया है। ये तकनीकी छलांग सच में बहुत बड़ी है। दस्तावेजों में उनके इस काम की तुलना बिशप थॉमस पर्सी से की गई है। बिशप थॉमस पर्सी? हाँ, 1765 में बिशप पर्सी ने स्कॉटलैंड के पुराने गीतों को रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री के रूप में सहेजकर एक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया था। वैसा ही सीमा चिन्ह रूप कार्य डॉक्टर पटेल ने उत्तर गुजरात के लोक साहित्य के लिए किया है। अरे वाह, मतलब ग्लोबल लेवल का काम। लेकिन इन आवाजों को रिकॉर्ड करना शायद उनकी आधी लड़ाई थी। असली बौद्धिक भूचाल अगर मैं कहूं तो तब आया जब उन्होंने इन गीतों को महज एक संग्रह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनका इस्तेमाल इतिहास के लिए किया। हाँ, उन्होंने इन मौखिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहास को फिर से लिखने के लिए किया। कुल 18 किताबें लिखी उन्होंने। 1992 में उनकी किताब चंपाणी कलियोमा कस्तूरी आई। फिर 2001 में अपना ओठा आई। एक मिनट रुकिए, ये ओठा क्या होता है? ओठा गुजराती लोक साहित्य का एक बहुत ही विशिष्ट स्वरूप है। इसे आप पारंपरिक दोहों, सूक्तियों या एक प्रकार की काव्यात्मक पहेलियों के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मुहावरे या पहेलियां होती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन इनमें ग्रामीण जीवन का बहुत गहरा फलसफा, कटाक्ष या ज्ञान छिपा होता है। उन्होंने ऐसे 111 ओठा स्वरूपों का वर्गीकरण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला शोध था ना, वो राजमाता महारानी मीनल देवी के बारे में था। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा विवादित विषय रहा है। बिल्कुल। सदियों से इतिहास की किताबों और लोक परंपराओं में ये बात गहराई से स्थापित थी कि राजमाता महारानी मीनल देवी कर्नाटक की एक राजकुमारी थी। ये एक ऐसा तथ्य था जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कई पुराने प्रबंधों और बाद के ऐतिहासिक आख्यानों ने उन्हें सीधा दक्षिण भारत से जोड़ दिया था। लेकिन डॉक्टर पटेल ने अपने शोध के आधार पर इस पूरी मान्यता को ही चुनौती डाल दी। उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने घोषणा की कि महारानी मीनल देवी कर्नाटक की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि गुजरात की ही एक पाटीदार यानी कणभी कन्या थी। जरा सोचिए, पीढ़ियों से मानी जा रही बात को कोई ऐसे कैसे पलट सकता है? एक कॉलेज प्रिंसिपल ने बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बैकिंग के पूरे अकादमिक जगत के सामने इतना बड़ा सच कैसे स्थापित किया होगा? जब उन्होंने ये बात कही होगी तो भारी विरोध भी हुआ होगा ना? विरोध होना तो स्वाभाविक था। लोग इतनी आसानी से अपनी पुरानी मान्यताएं नहीं छोड़ते। लेकिन अकादमिक दुनिया हवाई बातों से नहीं, सबूतों से चलती है। और यहीं पर डॉक्टर पटेल एक फोरेंसिक इतिहासकार की भूमिका में नजर आते हैं। फोरेंसिक इतिहासकार, ये सब बहुत सटीक लग रहा है ना? एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह उन्होंने अलग अलग जगहों से सबूत जुटाए। उन्होंने सिर्फ एक किताब का हवाला नहीं दिया था, उन्होंने कुल 22 ठोस प्रमाण दुनिया के सामने रखे। 22 प्रमाण? बाप रे, वे किस तरह के सबूत थे? उन्होंने प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खाक छानी। उन्होंने वही वंचा बारोट के चोपड़ा का गहराई से अध्ययन किया। माफ कीजिएगा, ये वही वंचा बारोट के चोपड़ा क्या होता है? अच्छा, मैं समझाती हूँ। बारोट समुदाय वो समुदाय है जो सदियों से समाज के विभिन्न वर्गों की वंशावली, या जिसे हम फैमिली ट्री कहते हैं, उसका लिखित रिकॉर्ड रखता आ रहा है।
अच्छा, जो पीढ़ियों का हिसाब रखते हैं। बिल्कुल। और वे जिन लंबी चौड़ी बहियों या किताबों में ये रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें चोपड़ा कहा जाता है। समझ गया। इन रिकॉर्ड्स को पढ़ना और डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर पटेल ने इनकी फोटोकॉपी निकलवाई। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन शिलालेख, पारंपरिक लोकगीतों, लोक कथाओं और प्रबंध चिंतामणि व कुमारपाल चरित्र जैसे संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों की कड़ियां आपस में जोड़ी। मतलब पूरा नेटवर्क बना दिया सबूतों का। हाँ, जब अलग अलग दिशाओं और युगों से आ रहे 22 प्रमाण एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो इतिहास को अपनी दिशा बदलनी ही पड़ती है। इसे कहते हैं असली रिसर्च, कि आप महज एक कहानी पर यकीन न करें, बल्कि लोकगीत, शिलालेख और वंशावली तीनों को मिलाकर एक अभेद्य सत्य बनाएं। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, उनका काम मध्यकालीन इतिहास या राजपूत काल तक ही नहीं रुका। दस्तावेजों के अनुसार वे इतिहास को खंगालते हुए सीधे ऋग्वेद के काल तक पहुंच गए। ये हिस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, और उनके शोध से जो बातें निकलकर सामने आती हैं, वे भारतीय सभ्यता को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल सकती हैं। डॉक्टर पटेल का शोध दृढ़ता से यह दावा करता है कि उत्तर गुजरात का क्षेत्र वास्तव में सरस्वती नदी के किनारे की सभ्यता का ही हिस्सा है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जनवरी 2025 में ही उनकी एक नई किताब का विमोचन हुआ है, जिसका नाम है शुकन। उसमें उनके शोध के हवाले से एक बहुत बड़ी बात कही गई है। हाँ, इंद्र पूजा के बारे में। एग्जैक्टली। हम सभी जानते हैं और पौराणिक ग्रंथों में भी दर्ज है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल मथुरा के इलाके में इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी और गोवर्धन पूजा शुरू की थी। हाँ, ये तो आमतौर पर सबको पता है। लेकिन डॉक्टर पटेल के दस्तावेज बताते हैं कि ऊंझा और उसके आसपास के गांवों में पाटीदार समाज आज भी चैत्र महीने में इंद्र की उपासना करता है। और सबसे बड़ी बात, ये उपासना ठीक उसी तरह की जाती है जैसा ऋग्वेद की ऋचाओं में वर्णित है। और मैं बता दूं कि ये बात महज कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र को कई जगह कुर्मी शब्द से संबोधित किया गया है। अच्छा, कुर्मी शब्द। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पाटीदार समाज भी ऐतिहासिक रूप से खुद को कुर्मी समाज का ही हिस्सा मानता है। खेती पर निर्भर इस समाज के लिए इंद्र यानी बारिश का देवता सबसे महत्वपूर्ण था। जाहिर सी बात है, किसानों के लिए तो बारिश ही सब कुछ है। बिल्कुल। इसलिए जब मुख्य धारा के धर्म में बड़े बदलाव आए, तब भी इस कृषक समाज ने अपने सबसे पुराने वैदिक देवता को नहीं छोड़ा। अब कई इतिहासकार तो इसे महज एक संयोग मानकर खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सच है, तो क्या इसे एक कल्चरल ब्लॉकचेन की तरह नहीं देखा जा सकता? कल्चरल ब्लॉकचेन? ये कैसे? मेरा मतलब है, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा किसी एक जगह या सर्वर पर नहीं होता, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स में बटा होता है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। डिसेंट्रलाइज्ड होता है। बिल्कुल। वैसे ही ऋग्वेद की ये परंपराएं किसी एक कागज या पांडुलिपि में नहीं, बल्कि हजारों किसानों की यादों, उनके गीतों और उनके रोजमर्रा के त्योहारों में एक डिसेंट्रलाइज तरीके से सेव हो गई। इसीलिए हजारों साल बाद भी वे उसी रूप में जीवित हैं। अरे वाह, ये कल्चरल ब्लॉकचेन वाली उपमा बहुत ही शानदार और सटीक है। कागज जल सकते हैं, पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन जब हजारों लोग किसी गीत या रस्म को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते हैं, तो वो अमर हो जाती है। एकदम सही। डॉक्टर पटेल ने 1992 से लेकर 1997 तक खुद के खर्चे पर वीडियोग्राफर किराए पर लेकर गांव-गांव जाकर इन इंद्र पूजा के लोकोत्सवों की वीडियोग्राफी की। सोचिए, उस जमाने में वीडियोग्राफर हायर करना कितना महंगा होता होगा। बहुत महंगा। ये कोई आसान काम नहीं था। और अब इतने सालों बाद दिसंबर 2024 में उन्होंने उन ऐतिहासिक वीडियोस को डिजिटल नोट्स के साथ YouTube पर हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया है। और इसी वैदिक कड़ी में एक और चौंकाने वाली बात, उनकी किताब वेद काल थी मां उमियानी पूजा में दर्ज है। उनका शोध बताता है कि आज भी 200 से अधिक गांवों में पाटीदार समाज पल्लियों के माध्यम से जिस देवी की पूजा करता है, वो वास्तव में ऋग्वेद में वर्णित कृषि और भोर की देवी उषा देवी की ही उपासना है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पल्लियां क्या होती हैं। हाँ, मैं समझाती हूँ। पल्ली दरअसल लकड़ी से बना एक पारंपरिक ढांचा या एक प्रकार का रथ होता है। इसे विशेष धार्मिक उत्सवों के दौरान देवी की आराधना के लिए पूरे गांव में घुमाया जाता है। इस रथ में घी चढ़ाया जाता है और जोत जलाई जाती है। अच्छा, तो ये एक रथ यात्रा जैसा है। हाँ, और डॉक्टर पटेल का शोध यह स्थापित करता है कि ये रस्म सीधे तौर पर वैदिक काल की उषा देवी की कृषि आराधना का ही एक निरंतर रूप है।
अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल खड़ा होता है। अक्सर जब भारतीय सभ्यता की बात होती है तो लोगों का ध्यान सीधा जमीन के नीचे दबी सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चला जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हाँ, हम सभ्यता को बस खंडरों में ढूंढते हैं। बिल्कुल। या फिर हम वैदिक काल को सिर्फ संस्कृत की भारी भरकम किताबों में दर्ज एक मृत इतिहास मान लेते हैं। लेकिन डॉक्टर पटेल का शोध जो इशारा कर रहा है वो ये है कि जिसे हम सिर्फ किताबों का इतिहास मानते हैं वो मरा नहीं है, वो जीवित है। हाँ, वो उत्तर गुजरात के किसानों के बीच आज भी एक जीवंत परंपरा के रूप में सांस ले रहा है। यही विचार इस पूरे शोध का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इतिहास सिर्फ ईंटों, खंडरों या म्यूजियम में नहीं होता। डॉक्टर पटेल का काम ये साबित करता है कि पाटीदार समाज और ग्रामीण उत्तर गुजरात हजारों सालों से बिना रुके वैदिक परंपराओं का संवर्धन कर रहा है। ये भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर पटेल के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो उन्हें बाकी शिक्षाविदों से अलग करता है। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान जो वेदों या प्राचीन इतिहास की इतनी गहराइयों में उतर जाते हैं वे आम लोगों से कट जाते हैं। हाँ, उनकी भाषा बहुत जटिल हो जाती है। वही ना, वे सिर्फ दूसरे विद्वानों के लिए भारी भरकम अकादमिक भाषा में लिखते हैं। लेकिन डॉक्टर पटेल ने अपनी संस्कृति के इस ज्ञान को वापस आम जनता तक पहुंचाया। और इसका सबसे बड़ा और भव्य उदाहरण है उमिया माताजी संस्थान, ऊंझा के महोत्सव में उनका योगदान। हाँ, मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि उन्होंने वहां 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में कड़वा पाटीदार संस्कृति का एक ऐसा भव्य और विस्तृत प्रदर्शन तैयार किया जिसे 5 दिनों के अंदर 35 लाख लोगों ने देखा। 35 लाख! ये संख्या अपने आप में बहुत विशाल है। अगर इसकी तुलना आज के दौर से की जाए तो ये किसी बहुत बड़े सांस्कृतिक ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिलीज या किसी विशाल म्यूजिक फेस्टिवल जैसा था। लोग इस प्रदर्शन को देखने के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े रहे। बाप रे! उन्होंने अपने अकादमिक ज्ञान को एक ऐसा रूप दे दिया जिसे एक आम किसान, मजदूर या बच्चा भी सीधे तौर पर महसूस कर सके। अपनी जाति और समाज का ऋण उन्होंने इस तरह से चुकाया। इतने बड़े स्तर पर लोगों को संस्कृति से जोड़ना कोई मामूली बात नहीं है और उनके इसी जमीनी जुड़ाव और दशकों के अथक परिश्रम को कई बड़े सम्मानों से नवाजा भी गया है। जैसे कि गुजरात साहित्य अकादमी ने उनकी 4 किताबों को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया है। 2021 में उन्हें सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित झवेरचंद मेघाणी लोक साहित्य पुरस्कार मिला, जो लोक साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने शुरुआत एक साधारण कैसेट रिकॉर्डर से की हो, मेघाणी पुरस्कार मिलना शायद सबसे बड़ी अकादमिक मोहर है। इसके अलावा भी उन्हें कुछ सम्मान मिले हैं ना? हाँ, 2024 में उन्हें अतुल्य वारसो आइडेंटिटी अवार्ड मिला और दस्तावेज बताते हैं कि 14 दिसंबर 2025 को उन्हें मुंबई में शिवम अवार्ड से भी सम्मानित किया जाना है। कुल मिलाकर उन्हें 6 प्रमुख सम्मान मिल चुके हैं। क्या बात है। लेकिन इन सब पुरस्कारों और 2019 में अपनी रिटायरमेंट के बाद भी क्या वे आराम की जिंदगी जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वे आज भी अपने पैतृक गांव मकतूपुर में खेतों, तालाबों और पेड़ों के बीच रहकर अपने ही खर्च से अपना शोध कार्य जारी रखे हुए हैं। मतलब जज्बा आज भी वही है। हाँ, इतना ही नहीं, वे पिछले 15 सालों से गुजराती भाषा भवन की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आज के इस पूरे संवाद को समेटा जाए, डॉक्टर अमृत पटेल ने अपने खेत की पगडंडियों और लोकगीतों से लेकर ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं तक का एक ऐसा सफर तय किया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने सिर्फ इतिहास को किताबों में सहेजने का काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसी मौखिक संस्कृति को जो समय के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती, उसे उठाया और आज की डिजिटल दुनिया का एक स्थायी और जीवंत हिस्सा बना दिया। मैं सहमत हूँ। उनका जीवन ये साबित करता है कि अगर इंसान अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हो और उसमें कुछ कर गुजरने की धुन हो, तो न तो ग्रामीण पृष्ठभूमि और न ही संसाधनों की कमी उसके रास्ते की दीवार बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी चर्चा के साथ हम आज के संवाद को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक बात पर गौर किया जाना चाहिए। बताइए। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उन्हें प्राचीन इतिहास या सभ्यताओं की तलाश करनी है तो उन्हें जमीन की खुदाई करनी होगी या फिर बड़े बड़े म्यूजियम की धूल भरी अलमारियों में झांकना होगा। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन डॉक्टर अमृत पटेल के इस सफर को देखने के बाद एक गहरा सवाल उठता है
क्या यह संभव है कि हमारी सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं के असली अवशेष किसी जमीन के नीचे दबे ही ना हो? तो कहाँ हो? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वे प्राचीन रहस्य और वैदिक काल की गूंज हमारे घरों के आंगन में गाए जा रहे उन पुराने लोक गीतों में या उन त्योहारों की छोटी छोटी रस्मों में छिपी हो, जिन्हें आजकल ध्यान से सुनना और समझना बंद कर दिया गया है? ये तो सोचने वाली बात है। इंसान को रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करना चाहिए। क्या पता किसी के भी जीवन की कौन सी साधारण सी दिखने वाली परंपरा में हजारों साल पुराना कोई गहरा रहस्य आज भी चुपचाप सांस ले रहा हो।